देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बुलवाना मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। चौधरी ईश्वर सिंह जी के अधूरे सपनों को साकार करना ही सुरेश रोड का दायित्व है। कांग्रेस पार्टी से जरूर चूक हुई है। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की गलती कम है। पार्टी कहीं ना कहीं चूक कर बैठती है। सही मेरिट के ऊपर अगर टिकट दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी की तो पुंडरी हल्के में बड़ी तूती बोलती। जैसे हमारे यहाँ बड़े नेता आदरणीय सुरजेवाला जी हैं, तो बड़े नेताओं को 2-2 3 सीट दे दी। सुरजेवाला जी ने यहाँ पर हमारे एक भाई सतवीर भाना को टिकट दिला दी। यानी मैं तो कोटे का मारा हुआ हूँ। पार्टी के प्रति मेरा समर्पण है, मेरी निष्ठा है। पार्टी के लिए मैं 24/7 काम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पुंडरी विधानसभा में और आपको बता देना चाहेंगे कि पुंडरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो हरियाणा में एक हॉट सीट के नाम से जानी जाती है। इसका क्या कारण है हॉट सीट का, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें लगातार 1996 से यानी 6 प्लानों से आज़ाद उम्मीदवार बनता जा रहा है। और इसका क्या कारण है कि यहाँ पर पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आज तक नहीं बना, 96 से लेकर अभी तक। तो क्या पार्टी यहाँ से ऐसे उम्मीदवार को धरातल पर नहीं उतारती कि जो अपनी सीट यहाँ से निकाल पाए? तो हमारे साथ हैं आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रोड जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार डांडा साहब। सर, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पुंडरी विधानसभा है जी, इसमें लगातार 6 प्लानों से आज़ाद उम्मीदवार बनता आ रहा है। क्या कारण है कि जो अपनी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है या इनेलो है, कोई भी ऐसा उम्मीदवार धरातल पर नहीं उतारती पुंडरी विधानसभा में कि जो वो पार्टी को सीट दे सके? देखिए, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस समर्थक विधानसभा हल्का या क्षेत्र माना गया है और दूसरी पार्टियों का तो अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पर। मैं उदाहरण देता हूँ, 1987 में चौधरी देवीलाल की आंधी चली थी जी। उस आंधी में भी पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से, खास तौर से रोड बहुल क्षेत्र के गांव जितने थे, उनमें कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह, जो बाद में स्पीकर भी बने 91 से 96 तक, सभी गांवों में जीते थे। इनेलो के प्रत्याशी, उस समय लोकदल के प्रत्याशी चौधरी मक्खन सिंह सारे गांवों में ईश्वर सिंह से पिछड़े हुए थे जी। तो एक बात ये स्पष्ट हो गई कि दूसरी पार्टी के लोगों का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो एक मजबूरी बन जाती है। कांग्रेस पार्टी से जरूर चूक हुई है। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की गलती कम है। पार्टी कहीं ना कहीं चूक कर बैठती है। सही मेरिट के ऊपर अगर टिकट दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी की तो पुंडरी हल्के में बड़ी तूती बोलती थी जी। स्पीकर तक 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो सबसे सम्मानीय पद मुख्यमंत्री के बराबर का अगर माना जाता है तो विधानसभा में स्पीकर का होता है जी, वो इस विधानसभा क्षेत्र का रहा है जी। तो 96 में चौधरी ईश्वर सिंह जी को लास्ट स्पीकर साहब थे उस समय, वो टिकट दिया कांग्रेस ने। उसके बाद जो टिकट वितरण हुआ, चाहे वो सन 2000 का टिकट हो, कांग्रेस पार्टी ने रोड को भी टिकट दिया। जैसे रोड बहुल क्षेत्र है पूरे हरियाणा में, 15 विधानसभा क्षेत्र में अगर हम रोड कम्युनिटी की वोट बैंक की बात करें तो पुंडरी नंबर 1 पे है। तो 96 के बाद क्या हुआ कि जैसे 2000 में बलकार सिंह कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर आ गए। वो बाहरी उम्मीदवार थे, वो अमीर गांव के रहने वाले थे, कभी उनको पुंडरी में देखा तक नहीं था किसी ने। 96 के बाद 2005 में भाग सिंह आर्य है, वो भी रोड समाज से थे, उनको टिकट दे दिया। सॉरी 2000 के बाद 2000 के बाद जब भाग सिंह आर्य जी टिकट लेके आए तो वो भाग सिंह आर्य जी भी हल्के के गांव खेड़ी मटरवा से तो संबंध रखते थे, लेकिन वो हिसार में नौकरी कर रहे थे काफी समय से। 82 में ईश्वर सिंह को टक्कर देने के बाद भाग सिंह आर्य कभी भी पुंडरी में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। जो हिसार में थे तो बड़े जिंदल के सहयोग से या आशीर्वाद से उनको टिकट मिल गई, क्योंकि जिंदल साहब यहाँ से MP बन गए थे नवीन जी, और 5 में वो लेके आ गया अचानक। 82 के बाद भाग सिंह की शकल पुंडरी के लोगों ने तब देखी जब वो 5 में कांग्रेस का टिकट लेके आए। उसके बाद 2014 में यूथ कोटे में चली गई पुंडरी की सीट। एक रवि महिला हमारे साथी हैं, उनको टिकट दे दिया यूथ में। रवि महिला के पिताजी हमारे बड़े सम्मानीय हैं, वो हिसार यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे, रवि जी भी वहीं पढ़ रहे थे। यानी उनको भी हल्के की सड़कों का अंदाजा नहीं था।
लगभग 2500 वोट आई थी। बिल्कुल 2500 वोट आई। वही हाल बलकार सिंह का हुआ था। आर्य जी चलो एक अच्छी वोट ले गए थे, लेकिन वो भी रह गए। 5 में हारना वो भी बड़ी बात थी, क्योंकि हवा अच्छी थी जी। 2005 में 67 सीट आई और आप कांग्रेस के टिकट पर भी हार गए। तो मेरा जो पार्टी हित में ये सच्चाई मैंने पार्टी के सभी प्लेटफॉर्म्स पे भी बताई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ पार्टी को भी और क्षेत्रवासियों को भी। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजानी पड़ेगी। इस बार टिकट भी पार्टी को मैं कहूँगा मेरिट पर देंगे जी। और क्षेत्रवासियों को भी ये कहूँगा, भाई आप ये बरसाती मेंढकों की तरह निकल के इतने लोग आ रहे हैं, इनसे भ्रमित न होना। जब तक कांग्रेस पार्टी की लिस्ट या सूची टिकट की नहीं आ जाती, तब तक अपनी मन की बात मन में रखो और कांग्रेस पार्टी का सहयोग दो। जैसे बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस का आएगा और उसको 91 बड़ी तर्ज पे बना के भेजो। हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, पुंडरी को उसका हिस्सा मिलेगा इस बार। सर, जिस प्रकार पुंडरी की जनता जी आज़ाद उम्मीदवार को चुनती तो इसलिए है कि हमारी पुंडरी विधानसभा का विकास होगा, लेकिन कहीं न कहीं विकास के मामले में जनता यहाँ के अपने आप को ठगा महसूस करती है, तो क्या कहेंगे? नरेश भाई, आज़ाद को चुनने का भी जनता का कोई ऐसा चाव नहीं है। जनता को, पुंडरी के लोगों को हमारी बात होती है, वो क्या होता है कि आक्रोशित होकर कोई गलत फैसला ले लेते हैं। जब कांग्रेस का टिकट उनके मन मुताबिक व्यक्ति को नहीं मिलता, जो उनकी कसौटी पे खरा उतर सकता है, ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता, जो पार्टी का लॉयल नहीं है, ऐसा आदमी अगर टिकट लेके आ जाएगा, तो फिर लोग क्या करते हैं, वो जात पात की राजनीति आ जाती है, धर्म की राजनीति आ जाती है। फिर वो रोड को बनाना, नॉन रोड को बनाना, फिर अयोग्य व्यक्तियों की लॉटरी लग जाती है ऐसे जी। और ये क्रमशः चल रहा है। इसमें पहल कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी कि ऐसे वो जमीनी लॉयल और निष्ठावान व्यक्ति को टिकट देके भेजें, ताकि वो व्यक्ति सरकार से पुंडरी हलके का हक लाकर इस हलके का चहुमुखी विकास करा पाए और यहाँ पर 36 बिरादरी का भाईचारा भी कायम कर पाए। पिछले सालों में तो आपने देखा कि किस तरीके की बातें हुई हैं। सुरेश जी, जिस प्रकार आपने कहा कि जाति समीकरण यहाँ पर बन जाते हैं, अगर बात की जाए तो पूरे देश की ही बात यहाँ पर हो रही है जाति समीकरण को लेकर, चाहे वो नॉन जाट को लेकर हो या हिंदू और मुस्लिम को लेकर हो, तो पूरी ही राजनीति आज इन्हीं समीकरणों पर खड़ी है, तो क्या कहेंगे? नहीं, पुंडरी हलके में अगर हम घूमते हैं, अभी जनसंपर्क अभियान हम चला रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी ने 17 को आना है, 17 अगस्त को, हम उसके संदर्भ में जैसे घूमे तो हर व्यक्ति ये कहता है कि इस बार हम कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आएंगे, कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ से बनाएंगे। चाहे वाल्मीकि समाज के भाई हों, आप तो थे उस दिन, डांड में प्रोग्राम हुआ हमारा, डांड गांव में, सोलू माजरा गांव में, टीक में, तो तमाम वाल्मीकि समाज में हमने प्रोग्राम किए। तो सभी जगह एक ही बात निकल के आई कि हम कांग्रेस के साथ हैं। राहुल गांधी जी और हुड्डा साहब की नीतियों में हम विश्वास प्रकट करते हैं, सभी साथी कह रहे हैं। कल आप थे प्रोग्राम में, डुलानी गांव में, ये गुज्जर समाज का गांव माना जाता है और जो आयोजक थे गुज्जर समाज से थे, तो वहाँ से बीजेपी से कोई प्रत्याशी भी हैं, श्रीमती अनीता चौधरी जी, वो भी ट्राई कर रहे हैं। और बाकी कल जैसे आपने देखा, कांग्रेस पार्टी का समर्थन उस गांव में भी नजर आया। बीजेपी वाले कह रहे थे कि ओबीसी हमारे साथ है, तो भाई ओबीसी का तो मुख्य पार्ट गुज्जर समाज है, गुज्जर समाज तो कांग्रेस पार्टी को हर जगह समर्थन दे रहा है। यानी ये दुष्प्रचार है बीजेपी का। नायब सिंह सैनी को जैसे इन्होंने मोहरा बनाया, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आपके चैनल पर दावे से कहता हूँ कि दलित भी, ओबीसी भी, जनरल भी, सब मिलकर इस बार ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत, बिश्नोई, जाट और सब के सब मिलकर कांग्रेस की सरकार लाएंगे। इस तानाशाह नरेंद्र मोदी और खट्टर और नायब सिंह सैनी की सरकार को चौथा करेंगे। और पुंडरी की जहाँ तक बात है, ये हल्का इस बार इतिहास रचेगा। हरियाणा सरकार में 91 से 96 वाली स्थिति जो है वो पुंडरी के विधायक की होगी इस बार। सुरेश जी, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में जी कांग्रेस ने बीजेपी से बिल्कुल 50-50 इलेक्शन लिया है हरियाणा के अंदर जी, और उसे कहीं न कहीं बीजेपी में अब जो सरकार बनी है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं सोचते हैं कि हम कुछ कार्य करके या नौकरियां दे के, लेकिन कांग्रेस को पीछे लेके जाएंगे जैसे पहले स्थिति थी। तो इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अपने लिए क्या कर रही है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो इस समय अपना लेखा जोखा देना चाहिए जनता को कि 9.5-10 साल में हमने ये कार्य किए और ये कार्य हम कर नहीं पाए, वो इनके पास है नहीं। फतेहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे कांग्रेस के समय के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार के कार्य बताते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सुरेश जी, ये तो DIPRO सस्पेंड किया। कांग्रेस ने ये अभियान भी चलाया है कि हरियाणा मांगे भाजपा से हिसाब जी, तो उसके बाद भी भाजपा हिसाब नहीं दे पा रही। नहीं, भाजपा ने ना तो कोई काम किया और जो हिसाब देने की जिम्मेदारी जिसकी थी वो केंद्र में बुला लिया नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर खट्टर जी को। 9.5 साल का हिसाब तो उसने देना था जी। इनको नायब सिंह सैनी जी को छोड़ दिया, ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणा करने का टाइम थोड़ी, आप इम्प्लीमेंट कब करोगे जी। आपने जो वायदे 2014 से पहले किए थे कि आप 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दोगे, 2022 छोड़ 24 साल ही आपने MSP का रेट नहीं दे पाए आप लोग आज तक। आय दुगनी की तो बात दूर है, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी वो नहीं कर पाए। आपने जितनी को-एडेड कॉलेजेस हैं जैसे अपनी कुंडली में है, सरकार इनको अपने अधीन ले लेगी, आप ये नहीं कर पाए आज तक। 5% मैनेजमेंट का 95% खर्चा गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो लेक्चरर और क्लर्कों की जो स्टाफ की भर्ती है वो सारी प्रधान के हाथ में होती है, उसमें भ्रष्टाचार है खुल्लम खुल्ला। भाई जब आप 95% दे रहे हो तो 5% और देके और पारदर्शिता के साथ इन कॉलेजों का जो बागडोर है वो कंट्रोल है जो सरकार के हाथ में होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए सारे को-एडेड में पैसा भी सरकार का जा रहा, और जब लेक्चरर लगता है कोई अपॉइंट होता है वो प्रधान साइन करेगा, प्रधान उसके लिए 20-30 लाख से कम बात नहीं करता, सरेआम सबूत है सभी के पास। तो कहने का ये मतलब है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र की कोई भी बात पूरी नहीं करी, तो ये लोग तो गुमराह कर रहे हैं, घोषणा करके एक भी घोषणा ये पूरी नहीं कर पाएंगे। अब जो की जा रही है ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है। सुरेश जी, काफी लंबे समय से आप भी कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं जी, और एक अच्छे पद पे शुरू से बैठे हैं, और आप पुंडरी विधानसभा से लाइन में हो जी। तो क्या कहना चाहेंगे? कि मैं तो 2005 से टिकट के लिए आवेदन कर रहा हूँ और 2009 में CEC तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, केंद्रीय चुनाव समिति, जो हमारी पार्टी की टिकट वितरण की सबसे बड़ी कमेटी होती है, वहां तक मेरा नाम था। 2 ही नाम थे, दिनेश कौशिक और सुरेश गौड़। उस समय हर सांसद को एक सीट का कोटा पार्टी ने दे दिया। नवीन जिंदल जी हमारे यहाँ सांसद थे, तो जिंदल साहब को दिनेश कौशिक जी अच्छे लगे तो उन्होंने दिनेश कौशिक जी को टिकट दिला दी। सुरेश गौड़ वंचित रह गया। 14 में भी अप्लाई किया हमने बुरे टाइप में, 19 में भी अप्लाई किया। 14 में यूथ कोटे में अशोक तंवर जी ने हमारे एक भाई रवि मेले को दिला दी क्योंकि वो IYC में काम कर रहे थे। 2019 में भी हमने अप्लाई की। 2019 में तीसरा कोटा आ गया कि जो बड़े नेता हैं क्षेत्रीय है, जैसे हमारे यहाँ बड़े नेता आदरणीय सुरजेवाला जी हैं, तो बड़े नेताओं को 2-2, 3-3 सीट दे दी। सुरजेवाला जी ने यहाँ पर हमारे एक भाई सतवीर भाना को टिकट दिला दी। यानी मैं तो कोटे का मारा हुआ हूँ। पार्टी के प्रति मेरा समर्पण है, मेरी निष्ठा है। पार्टी के लिए मैं 24/7 काम करता हूँ। मैं तो आपको आज भी ना तो ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा हूँ चुनाव से 2 महीने पहले भी, क्योंकि कई लोग बरसाती मंडे की तरह आ रहे हैं तो वो तो अपना दिखाते हैं पार्टी को भी, जनता को, कि हम कोई हैं। तो हम तो 2003 में सितंबर में भजनाल जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, मैं जिले का महासचिव बना था, जब महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी कैथल। तो और उससे पहले 95-96 से पुलिस से निकलकर लगातार पार्टी के लिए चौधरी ईश्वर सिंह जी स्पीकर साहब थे, उनके अनुयायी के तौर पे काम शुरू कर दिया था। तो 3 से तो पार्टी में मैं अच्छे पदों पर रहकर काम कर रहा हूँ। तीसरी बार प्रवक्ता हूँ, 2009 से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि मैं तो पार्टी का निष्ठावान और समर्पित हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे टिकट पार्टी नहीं देगी आज भी, अभी भी, तो मैं तो फिर भी पार्टी के साथ हूँ। पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा उसकी मदद करूंगा। बाकी लोगों की आप जाने, आप पूछ सकते हो। मेरी नीति स्पष्ट है, तो मेरे को पार्टी देगी। अगर पार्टी जैसे 91 के बाद आप कह रहे हो मुझे टिकट दे देती है, तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से ये अनुरोध भी करूंगा कि वो दूसरी पार्टियों में या दूसरे कैंडिडेट जो घूम रहे हैं आजाद वाले, उनसे दूरी बना के रखें। कांग्रेस पार्टी के टिकट की सूची का इंतजार करें, और हमारे पास अगर टिकट पार्टी के आशीर्वाद से आ जाता है तो मेरा बड़ा गांव है पबनावा, कोल पबनावा दोनों गांव ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार बाबू नंदराम जी को बनाया, 4 बार चौधरी ईश्वर सिंह को बनाया, 1 बार नरेंद्र शर्मा को बनाया, 1 बार तेजवीर को बनाया, 1 बार
मक्खन सिंह को बनाया। चाहे किसी भी पार्टी के होंगे, पुंडरी हल्के की राजनीति कोल और पबनावा 2 गांव से घूमती है। 9-10 बार उन्होंने यानी 50 साल एमएलए 2 गांवों ने दिए हैं। और 96 के बाद कांग्रेस पार्टी से ये चूक हुई कि उन्होंने कोल पबनावा जैसे नगर को 20,000 वोटों के गांव को छोड़कर कभी बलकार सिंह अमीन को टिकट दे दी बाहर से, कभी हिसार में रहने वाले रवि माली को टिकट दे दी, कभी उन्होंने अपने भाग सिंह आर्य जी को टिकट दे दी जो हिसार में नौकरी कर रहे थे एचयू में। तो ये फर्क पड़ता है। अगर कोल पबनावा में इस बार टिकट आ गई तो आंधी उठेगी और भारी बहुमत से 91 से 96 वाला दौर आएगा। जी, आप तो अपने मुख से लगता है कि कहने वाले नहीं हैं जी। लेकिन हमने एक वीडियो आपकी देखी है जी कि जो प्रदेश कार्यकारिणी की कमेटी की मीटिंग हुई थी जी, उसमें कहीं न कहीं आपका नाम गूंजा है कि सुरेश रोड, क्योंकि आपकी जो कार्यशैली है उसको देखते हुए कांग्रेस ने कुछ शब्द वहां पर बोले गए हैं आपके लिए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, वो देखिए, पार्टी में कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको शाबाश मिलती है जी। हम तो हिसार बाई इलेक्शन था पीछे, जयप्रकाश जेपी जी ने लड़ा था, तो तब भी जब भी हमारे प्रभारी जी भी देखो हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, 3-4 घंटे तो मैं डिबेट पे जुड़ता हूँ। कल डिबेट 8 बजे खत्म करके उसके बाद ही गांव में गए, यानी जनसंपर्क अभियान भी चलाना पड़ता है। ये आप इसको, मैं तो इस तरीके से मानता हूँ कि मैं एक सही रास्ते पे अग्रसर हूँ, सही रास्ते पे चल रहा हूँ। पार्टी अगर मेरी मेहनत को पहचानती है, मेरे लिए ये गर्व की बात है और निरंतर इसी रास्ते पे, इसी निष्ठा और समर्पण से आगे बढ़ूंगा। इससे मुझे और ताकत मिली है सही रास्ते पे चलने के लिए। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पुंडरी के लिए आपने क्या नया प्लान सोचा है? डांडा जी, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र देखिए शिक्षा और चिकित्सा के मामले में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य शिक्षा ये हमारे लिए प्राथमिकता रहती है। एक भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं है पुंडरी में। तो आप खुद सोच के देखें, कैथल जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं लोग और काफी एरिया लग जाता है। और पुंडरी से आसपास के क्षेत्र, चाहे असंध हो या इस साइड में राजौंद आ गया हमारे, पुंडरी हल्के में भी नहीं है, तो पेवा भी है, तो पुंडरी से बड़ी दूसरे इलाकों को भी ये लगता है कि भाई एक सेंटर में है और काफी उम्मीदें हैं उनको भी। तो अगर यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल हो, सरकारी कॉलेज नहीं है कोई। चौधरी ईश्वर सिंह जी ने कन्या महाविद्यालय खोले, बड़ा अच्छा उन्होंने प्रयास किया शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत अच्छी बात है। मेरे गांव में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज आज तक ऐसे कैसे पड़ा, 25 एकड़ ग्राम पंचायत ने दान में जमीन दी थी भजनलाल जी के समय में, स्पीकर साहब के टाइम में। उस पे चौधरी भजनलाल जी ने भी उद्घाटन किया था। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी ने भी उद्घाटन किया। नरेंद्र शर्मा जी मेरे चाचा जी हैं गाँव से मेरे, नरेंद्र जी लेके आए थे अपने समय में बंसीलाल जी को, लेकिन एक भी ईंट नहीं लग पाई। उल्टा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को हुड्डा का हम धन्यवाद करते हैं। गीता बुक्कुल जी शिक्षा मंत्री थी, तो पबनावा में बस अड्डे के ऊपर एक ITI जरूर बनाई हुड्डा साहब के टाइम में, लेकिन वो हमारा जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है पॉलिटेक्निक कॉलेज का, वो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाना मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। अगर वो जमीन, आजकल मैंने 10 बार RTA लगा ली, कोई जवाब नहीं आ रहा उसका क्या स्टेटस है। अगर वो जमीन बची होगी तो उस पर चाहे हम हॉस्पिटल बनाए, चाहे पॉलिटेक्निक बनाए, तो वो प्राथमिकता हमारी रहेगी। ईश्वर सिंह जी के सपनों को साकार करना और क्षेत्र में एक सुविधा प्रदान करना शिक्षा और चिकित्सा की, ये मेरी प्राथमिकता है। सुरेश जी, चौधरी ईश्वर सिंह को पुंडरी हल्के में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है जी, लेकिन उसके बाद किसी भी विधायक ने ऐसे कार्य नहीं किए कि उनको जनता चाहे या उनकी विकास कार्य में गिनती हो। अगर आपको जनता प्यार देती है अपना और आपका आशीर्वाद देती है और आपको यहाँ से विधायक चुन देते हैं, क्या उनकी जो छवि है वो आप पाएंगे? चौधरी ईश्वर सिंह जी के अधूरे सपनों को साकार करना ही सुरेश रोड का दायित्व है। मैं उनका अनुयायी रहा हूँ, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है और मेरे से उन्होंने जो उम्मीद थी वो जल्दी चले गए। उनके स्वर्गवास का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो सुरेश रोड को हुआ है। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के एक ऑफिसर की, स्पीकर साहब के कहने से ही राजनीति में मैंने एंट्री की उस समय, लेकिन वो चले गए। लेकिन मैंने फिर भी संघर्ष के रास्ते पर मैं अग्रसर रहा और आज मुझे गर्व है कि मैं पार्टी में जिस पद पे, जिस जिम्मेदारी पे मुझे पार्टी ने बिठाया, मैं उस जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह कर रहा हूँ। इस बात का मुझे ज़्यादा गर्व है। मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन जो मेरी पार्टी मेरे काम से खुश है, मेरे लिए इससे बड़ा कोई तगमा नहीं हो सकता। जी सर। तो सर, जैसे विनेश फोगाट को लेकर जी, कल चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कल के दिन को ब्लैक डे के नाम से कहा है,
तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज खून के आंसू पूरा देश बहा रहा है कि ये गलत हुआ है, तो जी। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी कहिए या साजिश कहिए, जब तक वो सेमीफाइनल में थी उनका वेट ओवर वेट नहीं था। और एक बात और है, जब मोदी जी ने पूरा देश विनेश फोगाट को बधाई दे रहा था, उनको कोई बधाई नहीं दी। जैसे वो डिस्क्वालीफाई होगी उसके बाद सहानुभूति प्रकट करने के ट्वीट आने लगे बीजेपी के बड़े नेताओं के, मोदी जी के पूरे टोल के। तो इससे यह लगता है कि ये लोग तो जैसे मौके की तलाश में थे कि डिस्क्वालिफिकेशन होगी और तुरंत हम ट्विटर पे ये करेंगे। अगर आपकी इतने आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो जब वो सेमीफाइनल में बेटी ने एक रिकॉर्ड कायम किया तब तो आप बिल्कुल बोले नहीं। और जब आप यूक्रेन का और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं तो आप 100 ग्राम वजन ऊपर नीचे करने वाली मशीन को नहीं ठीक करा सकते। आपके मित्र देश में ऐसा हुआ है, आप मोदी जी के मित्र हैं, उसके देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं जी। वो मोदी जी के मित्र हैं। जब वो मोदी की ताली बजाते हैं, वो गले पड़ते हैं, तो इस हिंदुस्तान की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, नरेंद्र मोदी जी इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए? जी। तो हमें तो इसमें साजिश की बू आती है। और ये साजिश आज नहीं रची गई, ये साजिश तब रची गई जब बेटियां जंतर मंत्र पर धरना दे रही थी, ब्रिजभूषण शरण को उसके पद से हटाने की मांग कर रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों को की सुनाई ना करके उल्टा ब्रिजभूषण को बचाकर रखकर बाद में उसके बेटे को टिकट भी दे दिया। तो ये इसलिए हमें बू आती है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। सर, जो बच्चा या खिलाड़ी या कोई भी है जो देश का नाम रोशन करना चाहता है और देश के लिए गोल्ड लेके आना चाहता है जी, अगर उसके साथ भी राजनीतिक षड्यंत्र चलेगा तो क्या इसमें देश का भविष्य है? नहीं, देश का भविष्य तो कहाँ बचा है। देश तो खोखला हो चुका है। 47 में जिस तरीके से हमारी जो 47 की स्थिति थी, चाहे आर्थिक स्थिति लगा लो, चाहे कोई भी हालात है, तो उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। देश सिर्फ टीवी पे चल रहा है नरेंद्र मोदी के समय में। सच्चाई कुछ और है। आपकी कृषि विकास दर देख लो, 9.5% से ज़्यादा डाउन आ गई है। आपकी अपनी दूसरी जो आप श्रीलंका से नीचे आगे हैं, बांग्लादेश से भी नीचे हैं, नेपाल आपको आंख दिखा रहा है, आपकी विदेश पॉलिसी फेल है। तो आप ये देखिएगा धरातल पे कुछ भी नहीं ठीक हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी तो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। महंगाई का देख लीजिए, बेरोजगारी का देख लीजिए। आप जो समस्या, सीधे 500 का सिलेंडर था 14 में 1200 को कर दिया। जी। तो मोदी जी की टोटल फेल है। पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बात करते थे चाइना को, और चाइना पे कब्जा करा दिया पूरा, खुद रक्षा मंत्री ने कबूल किया। जी। तो कहाँ रह गया प्रधानमंत्री का जो जिम्मेदारी का काम होता था। तो पुंडरी की जनता से वोट की अपील किस प्रकार आप करेंगे? देखिए, मैं तो पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से ये अपील करता हूं कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी का साथ दें। कांग्रेस पार्टी सही उम्मीदवार को आपके बीच में भेजेगी, भ्रमित ना हो। भारतीय जनता पार्टी दाएं बाएं सर्वे में उल्टे सीधे नाम उछालकर भ्रमित करने की कोशिश करेगी। आप लोगों को कांग्रेस पार्टी की सूची आने तक इंतजार करना चाहिए और फिर कांग्रेस पार्टी का जी जान तन मन धन से साथ देकर अपना कांग्रेस का विधायक बनाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पुंडरी हल्के का उस सरकार में हिस्सा होगा। और युवा पीढ़ी का भविष्य भी इसी में है। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़ के मेरी यही अपील है। थैंक यू सर।